जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। अभी मेरे साथ एडवोकेट सीताराम प्रसाद सर हैं, जो कि टीआरई 1 में एक बहुत अच्छी केस की जीत दिलाए थे और टीआरई 2 में लगातार बहुत सारा केस ऐसा है जो पेंडिंग में है। इसके साथ साथ देखा जाए तो सबसे उसमें महत्वपूर्ण केस है जो भाषा आर्ता का केस है। ये सीताराम प्रसाद सर के द्वारा लड़ा जा रहा है और पटना हाईकोर्ट में ये ऑलरेडी चल रही है और आगे इसकी प्रक्रिया क्या होती है इसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा। सर सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। सर मेरी क्वेश्चन ये है कि अभी कौन कौन सी केस है जो पटना हाई कोर्ट में टीआरई 1 में चल रही है, टीआरई 2 में चल रही है, जो आपके द्वारा लड़ा जा रहा है? ठीक है, हमारे द्वारा पिछले बार भी लड़ा गया था, जो कि 6 to 8 का भी बहाली एक कहिए तो मेरे द्वारा ही जहाँ तक मंगाया गया था, क्योंकि कुमारी अंशु नाम का एक केस था टीआरई 1 में, जी जी, जो एग्जाम में अपीयर होने के लिए वो आई थी, जिनको मैं करवाया था। उसी में मैंने डिपार्टमेंट को भी घेरा था कि आप 6 to 8 का बहाली क्यों नहीं दिए थे। जी उसी में डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि ठीक है, हम 3 महीने बाद ही बहाली लेकर के आ रहे हैं, तो वो लेकर के आए थे। जहाँ तक टीआरई 2 की बात है, तो भाषा आहर्ता का भी बहुत सारे केस है, बहुत सारे बैच फाइल है, जो बहुत अब नज़दीक आ गई है फाइनल आर्गूमेंट की। जी तो उस पे कमीशन का और सरकार का दोनों का जवाब भी आ गया हुआ है। जी, ठीक है, और हमें उसका रिप्लाई देना है, वो देंगे। इसके बाद जो फाइनल हियरिंग होगी, वो रिजल्ट देखा जाएगा जो होता है। सर क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एज रिलैक्सेशन को लेकर चल रहे हैं कि सर टीआरई 2 में मेरा नहीं हो पाया, टीआरई 3 का फॉर्म भी मैं अप्लाई नहीं कर पाया, मैं कुछ नंबर से छूट गया हूं। सर उनके लिए सर कोई ऑप्शन है, या अभी तक जो भाषा आर्ता के केस में जो लोग छूटे हुए टीआरई 2 में, क्या वो लोग जुड़ सकते हैं? क्योंकि आखिरी दौर में चल रही है, अगर जुड़ भी सकते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं, ये आपसे सर मैं पूछना चाहूंगा। देखिए, जुड़ने का सिलसिला तो चल ही रहा है, क्योंकि अभी फाइनल हियरिंग हुई नहीं। जी तो जुड़ने वाले तो अभी भी भाषा आहर्ता में भी जुड़ रहे हैं, सप्लीमेंट्री में के लिए भी जुड़ रहे हैं। जी, टीआरई 2 की, टीआरई 2 की और 1 की भी, टीआरई 1 का भी सप्लीमेंट्री के लिए जुड़ रहे हैं। जी और जहाँ तक बात रही एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन के हमने बहुत कोशिश करा था टीआरई 3 में एज रिलैक्सेशन दिलाने के लिए, और डिपार्टमेंट को जज साहब ने बोला भी था जी कि आप इनके केस में विचार कीजिए और इनको बिठाने का कोशिश कीजिए टीआरई 3 में, लेकिन उन्होंने नहीं बिठाया। तो और दूसरी बात है, जो ये टीआरई 1 का जो इनको सप्लीमेंट्री देना है, उनके लिए वो एलपीए में चले गए, यानी मंशा नहीं है देने की। तो ऑब्वियसली ये भी कह सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन के लिए भी स्टूडेंट को लगता है कि केस लड़ना ही पड़ेगा, उसके लिए भी उनको न्यायालय आना ही पड़ेगा। जो एज रिलैक्सेशन वाले भाई हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ी मैं बात कहूंगा कि अभी मैं आप ही के लिए पर्सनल आया हूं, और सीताराम प्रसाद सर के द्वारा पिछले दौर में जो केस लड़ी गई थी, कुछ कुछ केसों में भी इनको डिग्री मिला है। इसके साथ साथ हम भी देखे, शायद पूरे बिहार के लोग और भी चैनल के माध्यम से देखे होंगे। इसके साथ ये भी कहेंगे कि जो एज रिलैक्सेशन वाले, आप लोग बार बार कहते हैं कि सर एज रिलैक्सेशन का क्या होगा, तो सर आप बताइए कि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा पूरे बिहार में एक ही दो लोग नहीं, क्योंकि 2011 के बाद 2019 में एसटीईटी होता है, तो 9 साल का इतना बड़ा गैप, उसके साथ साथ 19 में होने के साथ वो ऑलरेडी देखा जाए तो वो कैंसिल हो जाता है। फिर वही 2011 के बाद जो एसटीईटी होता है 2023 में होता है। तो जो 9 से लेकर 12 तक के वर्ग के लोग हैं, या 1 से लेकर 8 तक के जो वर्ग के लोग हैं, वो एज रिलैक्सेशन लड़ना चाहते हैं। शायद बीते दौर में एक केस की डिग्री भी एज रिलैक्सेशन की हुई थी, बीपीएससी को एग्जाम लेने के लिए भी कहा गया था। आखिर सर आगे इन लोग क्या कर सकता है, इन लोगों के लिए आपका क्या प्लान है? ठीक है, जो डिग्री हुई थी और जो बोला गया था बिठाने की कोशिश कीजिए, तो वो मेरे ही केस में हुई थी। ठीक है, और बात रही कि अब बाद की क्या होगी, तो बाद के होने के लिए ऐसा अभी तक तो एडवर्टाइजमेंट आए नहीं है टीआरई 4 के जी, तो उसमें भी लगता है कि इन लोगों को केस लड़ना ही पड़ेगा, और लड़ेंगे तो इस बार बहुत मजबूती से लड़ेंगे। ठीक है, और इसके लिए जो कैंडिडेट है वो लोग भी तैयार है लड़ने के लिए, तो अभी से ही इकट्ठा होने लगे हैं। हमारी हम उनको नहीं कहते हैं कि आइए मेरे ही पास, या भी बहुत सारे वकील साहब हैं, अच्छे अच्छे वकील साहब हैं, उनके भी पास जा रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास अभी से ही आना शुरू हो गए जो एज रिलैक्सेशन। नहीं, जैसे बीपीएससी का मुद्दा एक बहुत बड़ी मुद्दा है, और बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में अगर देखा जाए तो जब तक सारी विषय वस्तु को, सारी नियमावली को अच्छा से कोई भी एडवोकेट अगर नहीं समझ पाते हैं, उनकी विषय में समझ नहीं हो पाती, तो क्या उस केस को अचानक से अगर हम जाते हैं किसी एडवोकेट साहब के पास और कहें कि नहीं इस केस को सर लड़ना है और 3 दिन का टाइम दे, तो ये चीज प्रिपरेशन हो पाएगा? सर एक आप एडवोकेट है, ये चीज बताइएगा सर। नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा। जहाँ तक नियमावली की बात है, तो उन्होंने खुद ही बोला है कि प्रत्येक को 3 बार मौका दिया जाएगा। जी, तो प्रत्येक को 3 बार मौका दिया जाएगा, इन द सेंस जिनका एज बचा हुआ है उनके लिए वो कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि ये जो ओवर एज हो गए हैं अटेम्प्ट बढ़ाकर 5 कर दिया गया। जी,
ठीक है 5 कर दिया गया है, लेकिन इनको तो नहीं मौका मिला ना, टीआरई 3 में तो मौका नहीं मिला ना, तो उनके लिए उन्होंने नहीं सोचा, क्योंकि जबकि एज जो एक्सपायर हुई थी इन लोगों की तो बीपीएससी और जो सरकार है उसी के कारण हुई था, जी क्योंकि इन्होंने 2013 के बाद एग्जाम ही नहीं ली और 2023 में एसटीईटी कराई, एक बार उनको मौका मिला फिर एज एक्सपायर कर गई, यहाँ तक कि बीएड की डिग्री चली गई, इंटरमीडिएट की, ग्रेजुएशन की, पीजी की, सबकी डिग्री चली गई। पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है अगर आप अच्छा से मतलब आप अगर पढ़ाई नर्सरी क्लास से लेकर अगर बीएड एमएड करते हो, सीटेट स्टेट क्वालिफाइड करते हो, अगर अंततः आपको अगर एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिले तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। सर बिहार के बहुत गरीब गरीब बच्चे हैं, ऐसे अगर किसी एडवोकेट के पास कोई जाता है सर तो उनको स्टडी करने में टाइम लग जाती है, शायद वो केस निकल पाए या नहीं निकल पाए, लेकिन आप 2 केस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर आपके पास अगर गरीब बच्चे आते हैं तो उनके लिए क्या नाम दीजिएगा? क्योंकि सर देखिए हमको बिहार के बच्चे जो अभी देख रहे हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स को प्रॉब्लम है, अगर आप आते हैं एक बार तो बोलिएगा कि हम सत्यम जी के माध्यम से हम सर के सामने बोल रहे हैं। सर उनके लिए क्या कौन सा आप एक छोटा सा प्रारूप दीजिएगा? मान लीजिए जो गरीब बच्चे हैं, चाहे जो लोग थोड़ा सा आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, जो लोग अचलस्त है, विकलांग है, उनके लिए क्या प्लान है आपका? उनको नौकरी देने का प्लान है कि नहीं सर कोर्ट के माध्यम से? तो कोर्ट तो ऑब्वियसली मतलब गरीब और अमीर की तो बात ही नहीं है कोर्ट जी, में, जो न्याय मांगेगा उसको तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा। जी। ठीक है, बात रहे कि आपके माध्यम से उनके माध्यम से, तो जो लोग कैपेबल नहीं है, जी जो आते हैं, तो उनको किन्हीं का रेफरेंस भी देने की जरूरत नहीं है, जी हम उनको देख के बात करके ही समझ जाते हैं। और मेन है पर्पस है कि लोगों को अटेम्प्ट दिलाना है, लोगों को न्याय दिलाना है, गरीबी अमीरी दूर की बात रहे, ठीक है, वो तो हम कंसीडर करते ही हैं, तो जी। उसके लिए आप बेफिक्र रहे। ठीक है, जिनको भी जुड़ना चाहते हैं वो आकर के जुड़ सकते हैं, ठीक है, उसके लिए बेफिक्र रहे। तो सर जो लोग एज रिलैक्सेशन वाले थे वो लोग आकर जुड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और उठ रहा है सर, मतलब ये बिहार के बच्चों के लिए है। अब विकलांग वर्ग के लोगों में देखिएगा सर, टीआरई 2 में देखिएगा चाहे 1 में देखिएगा, तो उनको आरक्षण में मौका मिल गया है। मतलब जो विकलांग कैंडिडेट है यूपी से उसी आरक्षण में मौका ले लिए, झारखंड से ले लिए हैं, दिल्ली से ले लिए और तमाम वर्ग के लोगों से जगह से ले लिए हैं। बिहार के बच्चों को ही उसमें मतलब नौकरी करने का हक था कि अन्य लोगों को भी हक था उसमें नौकरी करने का? देखिए, विकलांग कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है ना जिसमें वो ऑल इंडिया लेवल पे एक ही माना जाता है वो, ठीक है, तो ऑब्वियसली नौकरी तो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनका प्रायोरिटी होना चाहिए, लेकिन उसमें तो आरक्षण का मामला शायद नहीं है, ठीक है, कि क्या इसमें आरक्षण जैसे आरक्षण का मतलब यही हुआ ना कि विकलांग कैटेगरी को इतना सीट दिए तो केवल बिहारी के लिए होगा वो? नहीं उसमें है कि कोई भी विकलांग, अब एक तो वो आरक्षण कोटि में है ही, अब कितना उनको आरक्षण में बांटेंगे आप, ठीक है, ये जरूरी है कि प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो जिस स्टेट की है वो उनको प्रायोरिटी देना चाहिए और उनको नौकरी देना चाहिए। तो मतलब स्टेट के लोगों को प्रायोरिटी देना चाहिए। और क्वेश्चन एक है सर कि एज रिलैक्सेशन में केवल मतलब 1 से लेकर 8 तक कहीं बच्चे को केवल एज रिलैक्सेशन मिलेगा या 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को भी मिलेगा? नहीं, एज रिलैक्सेशन तो सबको चाहिए, यानी टीआरई में चाहिए, जो भी टीआरई की एग्जाम हो रही है बीपीएससी के द्वारा, हालांकि दूसरे एग्जाम हो रहे हैं उसमें 10 साल के बदले 12 साल भी दिए जा रहा है, रेलवे में, एसएससी में, वो सब में भी दिए जा रहा है, तो इनको भी कमीशन को भी सोचना चाहिए कि एक मौका और देते। बहुत लोग अटेम्प्ट का इंतजार कर रहे हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो सर डेट ऑफ बर्थ से छूटे हुए हैं और साथ साथ 1 नंबर 2 नंबर कट ऑफ से छूटे हुए हैं, और भाषा अर्हता में देखिए तो सर उनका 2 नंबर पास हो गए हैं। बहुत ऐसे बच्चे जो भाषा अर्हता में पास नहीं वो नौकरी कर रहे हैं, जो पास है वो नौकरी नहीं कर रहे हैं। सर जो लोग 1 नंबर 2 नंबर से छूटे हैं या जो लोग डेट ऑफ बर्थ से छूटे उनके लिए क्या है आपका? जो डेट ऑफ बर्थ से छूटे हैं तो उनके लिए तो माननीय न्यायालय ने ऑर्डर करे ही है कि उनको आप सप्लीमेंट्री दीजिए इन द सेंस की नौकरी दीजिए, ठीक है, तो उनके लिए तो है ही। अब बात रही कि 1 नंबर 2 नंबर से छटे हुए हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे रिट पिटीशन पेंडिंग है, मेरे द्वारा भी पेंडिंग है, जिसमें जवाब आने हैं कईयों में। उस केस में उन लोग जुड़ सकते हैं? डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। तो वो ये भी मेरे भी केस में माननीय न्यायालय ने ही कड़े लहजे में उनको बोला था डिपार्टमेंट को कि आप रीजनेबल जवाब दीजिए, नहीं तो हो सकता है मैं जो रिजल्ट है वो भी स्टे कर दूंगा। सर एक क्वेश्चन और कहते हैं सर आपसे कि मान लीजिए कि कोई लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, केस से जुड़ना चाहते हैं, तो सर आपका कांटेक्ट नंबर क्या होगा जो इसके माध्यम से आपसे जुड़ पाएंगे? देखिए, कांटेक्ट नंबर तो आप उस पर फ्लैश कर दीजिएगा, आप क्या बोल दीजिए सर पब्लिकली अपने से। बोलने 7503377102 है, 7503377102।
इसको स्क्रीन पर भी मैं लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और सर बोल भी रहे, इसको भी समझ लीजिएगा सर। इसलिए कांटेक्ट नंबर पूछ लेना सर, कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी आंख भी नहीं है, वो न्यूज सुनते हैं सर, तो उस सुनकर ही काम चला लेते हैं। क्योंकि जो विकलांग वर्ग के लोग में है, बहुत लोग ऐसे हैं जो आंख से देख नहीं पाते, उनके लिए सर पूछा गया था। देखिए, जिनके आंख नहीं है वो तो गॉड जो उनके साथ किए भेदभाव, ठीक है, वो गॉड, उसमें हम तो क्या कहेंगे। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, जो विकलांग है, उनके लिए हम है, ठीक है, चलिए, उनके इसके लिए लिए हम दिल से तैयार है, धन्यवाद। ठीक है। इसके लिए दिल से धन्यवाद कि आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, तर्क से सोचिए। पहले आप सीटेट क्वालिफाइड हैं, एस्टेट क्वालिफाइड हैं, बीएड है, डीएलएड है, पहले तर्क से सोचिए कि हमको जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। हमारी एक माध्यम इसलिए हम आए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2-3 केस की डिग्री हो चुकी थी, और जो लोग छूटे हुए हैं, हम सोच रहे थे कि अगर आप लोग को जुड़ना होगा तो आप लोग जुड़ सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि ये सर ऑलरेडी पहले से केस को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसके साथ साथ और सारी केसों को डिटेल से पढ़े भी हैं और बातों को रख भी रहे हैं बीपीएससी की तरफ से और प्रैक्टिशनर्स की तरफ से रख रहे हैं। बीपीएससी की तरफ से कहने का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे एग्जामिनेशन में अनुकूलित होकर 1 नंबर 2 नंबर से छूटे, अच्छा से स्टडी भी किए हैं, जहां तक मैं देख रहा हूं। सर अंत में बच्चों को क्या सूचित कीजिएगा? जी, आप लोग कंफर्टेबल रहिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। जो एज रिलैक्सेशन वाले हैं वो भी तैयारी कीजिए। देखिए, बहुत ही ऐसे नहीं है कि सरकार हमारी खराब है या फिर जो बड़े अधिकारी खराब है। हो सकता है टीआरई 4 में वो खुद ही दे दे एज रिलैक्सेशन, तो आपकी तैयारी रहेगी तभी आप कुछ कर पाइएगा, और नहीं तो नहीं कर सर पाइएगा। रोकेंगे यहाँ पर सर, टीआरई 3 में अगर देना रहता तो नहीं देता सर। अब नहीं देना था तो नहीं दिया, हो सकता है टीआरई 4 में दे दे, हम पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हो सके दे दे तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इन लोगों को न्यायालय ना झेलना पड़े, ठीक है। दे दे, यही है। और आप लोग तैयारी जारी रखिए, और नहीं दिए तो फिर कोर्ट का रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, आइए लड़िए, ठीक है। चलिए धन्यवाद। आप देख रहे थे खबर पटना से, और पटना हाईकोर्ट में मैं एडवोकेट साहब के पास था, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बिहार में गरीब लोग हैं, उन सारे गरीब लोगों के पास भी ये न्यूज पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।